चुनाव से पहले मध्य प्रदेश मुख्य चुनाव आयुक्त अनुपम राजन से एनडीटीवी ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। इस समय हमारे साथ अनुपम राजन साहब हैं, चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश के सबसे पावरफुल ऑफिसर। जो कुछ भी होता है चुनाव में वो अनुपम राजन साहब के सिग्नेचर से होता है और सारी जिम्मेदारी भी आप ही के कंधों पर आती है। विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक कराने के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां आपने शुरू कर दी हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि कैसी तैयारियां आप कर रहे हैं ताकि लोकसभा का चुनाव बहुत शांति से वैसे ही निपट जाए जैसे आपने विधानसभा का निपटाया। देखिए, लोकसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में 4 चरणों में हैं। 19 अप्रैल को है, 26 अप्रैल को है, 7 मई को है और 13 मई को है। आज भी हम लोग उसी सिलसिले में जबलपुर में कलेक्टर एसपी के साथ चर्चा कर रहे हैं। हर संभाग पे जाके इसकी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। पूरी तैयारी है। मतदान दलों की ट्रेनिंग हो, मतदान केंद्रों की व्यवस्था हो, जो ईवीएम मशीनें होती हैं उसकी उपलब्धता हो, उनकी एफएलसी हो, उनकी कमीशनिंग की बात करनी हो। तो हर स्टेज पे जो गतिविधि एक्सपेक्टेड है और जिस समय सीमा में एक्सपेक्टेड है उसके हिसाब से काम चल रहा है और हम लोग चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सर, वोटिंग तो आप सुरक्षित करा लेते हैं, इसके बाद इस बार लगभग 1.25 महीने आपके सामने एक और चुनौती होगी ईवीएम मशीन्स को सुरक्षित रखने के लिए। क्या तैयारियां रखी हैं आपने? देखिए, जैसा हम लोगों ने बात की 4 फेज़ में वोटिंग है। हमारी आखिरी फेज़ की वोटिंग 13 मई को है, फर्स्ट फेज़ की हमारी 19 अप्रैल को है, तो और काउंटिंग 4 जून को है। तो 19 अप्रैल को जो पोल्ड ईवीएम से स्ट्रांग रूम में आएंगी उनकी गिनती 4 जून को होगी। तो सुरक्षा की जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं जो निर्धारित हैं, जैसे जैसे पोल्ड ईवीएम आती है तो वहाँ पे एक प्लाटून हम सीएपीएफ अपने स्ट्रांग रूम में रखते हैं। तो एक प्लाटून हमारे पास सेंट्रल फोर्सेस होंगी। सीसीटीवी कैमरे का तो सर्विलांस रहता ही है। सीसीटीवी कैमरे हम स्ट्रांग रूम के बाहर उस परिसर में, उस कॉरिडोर में पर्याप्त संख्या में लगाते हैं ताकि एक एक मिनट का मूवमेंट रिकॉर्ड हो। उसकी हम स्क्रीन्स लगाते हैं, स्क्रीन्स पे उसको डिस्प्ले करते हैं ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो भी उसको देख सकते हैं और उनका भी भरोसा कायम रहता है कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हो रही हैं। इसके अलावा हम समय समय पे लोगों को, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनकी विज़िट भी कराते हैं स्ट्रांग रूम के बाहर तक कि सारा कुछ ठीक चल रहा है। तो सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम जो हैं 3 टियर सिक्योरिटी में स्ट्रांग रूम को रखते हैं। इनर मोस्ट कॉर्डन होता है वहाँ सेंट्रल फोर्सेस होती हैं। जो इंटरमीडिएट बीच का कॉर्डन होता है वहाँ स्टेट की आर्म पुलिस होती है। जो सबसे आउटर कॉर्डन होता है वहाँ डिस्ट्रिक्ट की फोर्स होती है। तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत हम लोग स्ट्रांग रूम को रखते हैं और जब काउंटिंग का दिन आता है तो सुरक्षा की और चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि जो पोल्ड ईवीएम है वो सुरक्षित रहे और सही तरीके से उसकी गिनती हो सके। सर, काउंटिंग के समय जनता के बीच में एक बहुत बड़ी ये बात आती है कि जो पर्चियां होती हैं वीवीपैट की, वो कब गिनी जाती हैं और क्या सारी गिनी जाती हैं? वो उसका गिनने का क्या तरीका है? देखिए, एक असेंबली के जो मतदान केंद्र होते हैं उसकी पूरी मतगणना जब हो जाती है तो रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के पहले रैंडमली ड्रॉ ऑफ लॉट से 5 वीवीपैट मशीनें निकाली जाती हैं। उस समय पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग होते हैं, उनके एजेंट्स होते हैं और उन 5 जो वीवीपैट हैं उनकी पर्चियों की गिनती की जाती है और इस तरफ ईवीएम की संख्या से उनका मिलान किया जाता है और फिर उसके बाद कैंडिडेट वाइज भी उन पर्चियों की गिनती करके मिलान करते हैं। तो यदि किसी ईवीएम में मान लीजिए 700 वोट हैं तो उसकी जो वीवीपैट है उसको निकाल के उसको उस पर्ची को गिनते हैं, फिर देखते हैं कि वो 700 है या नहीं है। फिर इन 700 वोटों में किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले थे वो भी निकाल के पर्ची से मिलान करते हैं। तो हर विधानसभा क्षेत्र में 5 मशीनों की इस तरह से गिनती की जाती है। तो सर, इसके लिए कैंडिडेट और जो प्रतिनिधि होते हैं राजनीतिक दलों के, वो बताते हैं कि किनको निकालना है कि आप उनके सामने एट रैंडम कोई भी निकाल देते हैं? उनके सामने कोई भी निकाल देते हैं, वो बता दें उसको निकाल देंगे। वो तो एट रैंडम है, कोई एक तरह से 200-300 मशीनों के बीच में से आपको 5 मशीनें निकालनी होती हैं तो कोई भी मशीन निकाली जा सकती है। सर, उसके बाद भी ईवीएम को इतना दोष क्यों दिया जाता है? देखिए, ईवीएम मशीनें पूर्णतः सुरक्षित हैं, मैं ये कह सकता हूँ, टेक्निकली भी और प्रोसीजरली भी। प्रोसीजरल इतने ज़्यादा उसमें चेक्स हैं। जब से ईवीएम मशीन आती है हर स्टेज पे उसमें पॉलिटिकल पार्टी की सहभागिता हम लोग उनको अवगत कराते हैं।
जो भी गतिविधि स्ट्रांग रूम खुलने से लेकर के स्ट्रांग रूम में दोबारा मशीनें जाती हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है, वीडियोग्राफ्ड होता है। चाहे उसकी एफएलसी होती है तो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की उपस्थिति में होती है, जब कमीशनिंग होती है तो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की उपस्थिति में होती है। फिर जब स्ट्रांग रूम में मशीनें जाती हैं तो उनकी उपस्थिति में स्ट्रांग रूम सील होते हैं। जैसा हम लोगों ने बात की कि उसके बाद भी हम उनको स्क्रीन पे फीड देते हैं, वो देख सकते हैं कि मशीनें सुरक्षित हैं या जो सेंट्रल फोर्सेस लगी हैं वो अपनी जगह पे हैं। तो ईवीएम फुल प्रूफ सिस्टम ईवीएम को लेकर के है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। सर, ये एक बात जानना चाहता हूँ कि 95 लाख रुपए एक कैंडिडेट को अनुमति है, लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि उससे बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो चुनाव आयोग उसमें क्या नज़र रखता है, और अगर ज़्यादा खर्च कोई करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है? देखिए, एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करने के लिए हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होता है, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस का, भारतीय राजस्व सेवा का एक सीनियर अधिकारी होता है। उसकी मदद के लिए एक अकाउंटिंग टीम होती है जिसमें ऑडिटर और ट्रेजरी ऑफिसर जैसे लोग होते हैं। एक शैडो रजिस्टर होता है जिस पे लेखा जोखा सारा कुछ मेंटेन होता है। तो जो भी कैंडिडेट जो खर्च करता है वो बताता है कि हमने इतना खर्च किया हुआ है। वो पूरे कैंपेन पीरियड के दौरान 3 बार खर्चे का ब्यौरा देता है। हर चीज़ की रेट्स कलेक्टर की अध्यक्षता में, आरओ की अध्यक्षता में एक समिति होती है जो डिसाइड करती है। ये डिसीजन भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की उपस्थिति, उनकी सहमति और मार्केट में उस चीज़ की जो कीमत है उसके आधार पर तय होता है। फिर चाहे वो पंडाल की रेट हो, चाहे वो कुर्सी की रेट हो, चाहे वो खाने की रेट हो, चाहे वो लाउड स्पीकर की रेट हो, गाड़ियों की, हर चीज़, हर वो चीज़ जिसका उपयोग प्रचार प्रसार के दौरान किया जाता है उसकी ये समिति रेट तय करती है। और समिति के द्वारा जो रेट्स तय हैं उसके आधार पे कैंडिडेट जो खर्चा बता रहा है उसका आकलन किया जाता है। यदि कैंडिडेट द्वारा बताए गए खर्चे और जो अकाउंटिंग टीम है उसने जो गणना करी उसमें अगर मतभेद, उसमें अगर भिन्नता होती है, डिफरेंस होता है, तो कैंडिडेट को नोटिस जारी किया जाता है कि आपने जो खर्च बताया है वो हमारे हिसाब से कम है, ये इतना नहीं, इतना होना चाहिए। कैंडिडेट अपना जवाब देता है। कैंडिडेट के जवाब के परीक्षण के बाद उस पर एक अंतिम निर्णय होता है और उस हिसाब से खर्चे का ब्यौरा रखा जाता है। तो कैंडिडेट के द्वारा किए जा रहे खर्च पे आयोग की नज़र होती है। एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी की देख रेख में उसकी अकाउंटिंग और सारा कुछ उसको फाइनल किया जाता है। खर्चे 2 तरह के हैं। आपने 95 लाख की बात की तो हम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। कैंडिडेट के अलावा एक खर्च पार्टी का भी होता है। तो पार्टी के खर्च पे कोई सीमा नहीं होती, उस पर कोई लिमिट नहीं है। तो वैसे बहुत सारे व्यय ऐसे हैं जो पार्टी के खाते में जाते हैं, जो पार्टी खर्च करती है, लेकिन पार्टी भी अपने खर्च का ब्यौरा देती है और कैंडिडेट भी अपने खर्च का ब्यौरा देता है। सर, सामान्यतः ये देखने में आता है, लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग सिर्फ डराने की मशीन है। जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके ऊपर सिर्फ उन्हें डराया जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बड़े दल के कैंडिडेट के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई की गई हो? नहीं, चुनाव आयोग डराने की नहीं, चुनाव आयोग चुनाव कराता है और चुनाव आयोग को जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है फ्री फेयर चुनाव कराने का, उसके लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है और वो चुनाव कराने का काम करता है। जहाँ तक सवाल कार्रवाई का है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जहाँ चुनाव आयोग ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के चुनाव को नल एंड वॉइड भी किया है। पर्पस हमारा ये नहीं है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नियुक्त व्यक्ति को सिर्फ डराने धमकाने के लिए उसके चुनाव को, निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाए या कुछ इस तरह की बात की जाए। लेकिन ऐसे उदाहरण पूर्व में रहे हैं जहाँ पे निर्वाचन प्रक्रिया का सम्यक रूप से पालन नहीं करने के कारण निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के चुनाव शून्य घोषित किए गए। इतना बड़ा आपके ऊपर जिम्मेदारी है, कैसे पूरा कर लेते हैं? ये कोई भी जिम्मेदारी हो, एक टीम वर्क है। आज भी हम लोग जब बात कर रहे हैं यहाँ पे या जब समीक्षा की, तो हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, पुलिस के एसपी हैं, उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम है तो जो फील्ड में काम करती है, और सभी के सहयोग से विधानसभा निर्वाचन भी संपन्न हुए थे और लोकसभा निर्वाचन भी उसी सफलता के साथ संपन्न होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी हम अनुपम राजन साहब से बहुत लंबी चर्चा कर रहे थे।
उसका सार ये है कि आपको मतदान करने ज़रूर जाना है, क्योंकि आपका एक कीमती वोट सरकार बनाता है।